मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं 32 साल की थी जब मेरी छोटी बहन की सगाई में मुझे मेहमान बनाकर बुलाया गया। सुनने में यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन एक बात थी जो उस हॉल में मौजूद लगभग हर इंसान जानता था, सिवाय मेरे। जिस आदमी के साथ मेरी बहन की सगाई होने वाली थी, वह कभी मेरा पति था। और यह बात सबसे दर्दनाक नहीं थी। सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि मेरी माँ पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही। जब मैं हॉल में दाखिल हुई तो उन्होंने खड़े होकर मेरा स्वागत किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे पिछले 2 साल किसी ने मेरी जिंदगी से काट कर फेंक दिए हो, जैसे मैं कोई बेटी नहीं बल्कि कोई दूर की रिश्तेदार हूँ जिसे सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाया गया हो। मैंने उस शाम कोई हंगामा नहीं किया, मैंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने अपनी बहन को देख कर रोया भी नहीं, मैं सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि मेरे पर्स में एक छोटी सी काली डायरी थी और उस डायरी में पिछले 8 महीनों की हर सच्चाई दर्ज थी। वह सच्चाई जिसने मेरी शादी तोड़ी, वह सच्चाई जिसने मेरी माँ को मेरी बहन का साथ देने पर मजबूर किया था, और वह सच्चाई जिसके सामने आने के बाद उस सगाई का एक भी मेहमान पहले जैसा घर नहीं लौटा। लेकिन उस रात की कहानी समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस समय जब मैं अभी भी यह मानती थी कि परिवार हमेशा आपका साथ देता है। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। हम 2 बहनें थी, मैं और रिया। रिया मुझसे 5 साल छोटी थी। बचपन में मैं उसे बहुत प्यार करती थी। स्कूल में अगर उसे कोई परेशान करता तो मैं उसके लिए लड़ पड़ती। वह बीमार होती तो मैं रात भर उसके पास बैठी रहती। जब वह कॉलेज गई तो मैंने अपनी पहली नौकरी की आधी सैलरी उसके खर्चों में लगा दी। मुझे लगता था कि हम सिर्फ बहनें नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यही थी, क्योंकि कुछ रिश्ते उतने मजबूत नहीं होते जितने दिखाई देते हैं, और कुछ मुस्कुराहटों के पीछे सालों की इश्रिया छिपी होती है। मेरी शादी 27 साल की उम्र में आरव से हुई। वह समझदार था, शांत स्वभाव का था। कम से कम मुझे ऐसा लगता था। शादी के शुरुआती 2 साल बहुत अच्छे रहे। हमने साथ घर खरीदा, सपने बनाए, भविष्य की योजनाएं बनाई, और मुझे यकीन हो गया कि आखिरकार मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। आरव देर से घर आने लगा, फोन पर पासवर्ड लग गया, मीटिंग्स बढ़ने लगी। जब मैं पूछती तो वह मुस्कुरा देता और मैं विश्वास कर लेती, क्योंकि भरोसा करने वाले लोग अक्सर झूठ बोलने वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं। एक शाम मैं बिना बताए अपनी माँ के घर गई। दरवाजा खुला था, अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा रिया आई होगी, लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के पास पहुंची, मैं रुक गई। वहाँ मेरी माँ थी, रिया थी और आरव था। तीनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि कुछ राज इतने बड़े होते हैं कि वे कमरे की हवा तक बदल देते हैं। उस दिन पहली बार मेरे मन में शक पैदा हुआ, और वही शक अगले 2 सालों में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। उस शाम के बाद मैं कई दिनों तक खुद को समझाती रही कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूँ। आखिर रिया मेरी बहन थी और आरव मेरा पति। दुनिया में 2 ऐसे लोग जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। मैं बार बार खुद से कहती कि अगर कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया था तो शायद वह सिर्फ मेरा भ्रम था। लेकिन सच यह है कि जब दिल किसी खतरे को महसूस कर लेता है तो दिमाग लाख बहाने बना ले, वह एहसास कहीं नहीं जाता। अगले कुछ महीनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। रिया पहले हफ्ते में 1 बार फोन करती थी, अब लगभग हर दिन करने लगी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह मुझसे कम और आरव से ज्यादा बात करती दिखाई देती। जब भी मैं वीडियो कॉल करती, वह पूछती जीजू कहाँ है। अगर मैं कहती कि वह ऑफिस में है तो वह तुरंत कॉल खत्म कर देती। उस समय भी मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं सोचना नहीं चाहती थी। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें इंसान इसलिए नहीं भागता क्योंकि वे झूठ हैं, वह इसलिए भागता है क्योंकि उसे डर होता है कि वे सच निकल आएंगी। एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई। करीब 2 बजे का समय था। बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। मैंने सोचा आरव पानी पीने गया होगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी वह वापस नहीं आया। मैं नीचे गई, हर तरफ अंधेरा था। फिर मुझे पिछवाड़े के बगीचे से धीमी आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की के पास गई। आरव फोन पर था, वह मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे बात कर रहा था, और उसकी आवाज में वह नरमी थी जो मैंने कई महीनों से अपने लिए नहीं सुनी थी। लेकिन एक नाम जरूर सुना,
रिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मैं तुरंत पीछे हट गई। उस रात मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और अगले दिन भी नहीं। मैं सिर्फ देखने लगी, ध्यान से, शांत रहकर, बिना किसी को बताए। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। जब दूसरे लोग भावनाओं में बह जाते थे, मैं चुप होकर देखने लगती थी और अक्सर सच्चाई वही दिखाई देती थी। करीब 1 महीने बाद मुझे पहला सबूत मिला। वह कोई बड़ा सबूत नहीं था, बस एक बैंक स्टेटमेंट थी। हमारा एक साझा खाता था। उसे देखते समय मेरी नज़र एक महंगे गिफ्ट स्टोर के भुगतान पर पड़ी। राशि काफी बड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई उपहार याद नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद मैं अपनी माँ के घर गई। रिया वही थी। उसकी कलाई पर एक नया हीरे का ब्रेसलेट चमक रहा था। मैंने पूछा, बहुत सुंदर है, कब लिया? रिया एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, ऑफिस बोनस से। लेकिन उसी क्षण उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि झूठ बोलते समय वह आज भी बचपन जैसी ही दिखती हैं। उस दिन घर लौटते समय मेरे अंदर कुछ टूट गया, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अब मैं सिर्फ भरोसा करके नहीं बैठ सकती थी। उस रात मैंने एक नई डायरी खरीदी, काले रंग की, साधारण सी, और पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, अगर मैं गलत हूँ तो यह डायरी बेकार साबित होगी, अगर मैं सही हूँ तो यह डायरी मुझे बचाएगी। मुझे नहीं पता था कि अगले 8 महीनों में उस डायरी का हर पन्ना भर जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ भी उस कहानी का हिस्सा निकलेगी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस परिवार को बचाने की कोशिश मैं कर रही थी, वही परिवार मुझे खत्म करने की योजना बना रहा था। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और अब मैं उसे देखने के लिए तैयार थी। उस रात मैंने डायरी बंद की। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। आरव मेरे पास सो रहा था और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे आदमी के बगल में लेटी हूँ जिसे मैं शायद जानती ही नहीं। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन मेरी शादी उसी रात खत्म हो चुकी थी। बस उसका अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। मैंने कभी खुद को जासूस नहीं समझा था। मैं एक साधारण इंसान थी। मेरी अपनी नौकरी थी, अपना घर था, अपनी जिम्मेदारियां थी। लेकिन जब किसी का भरोसा टूटने लगता है तो वह उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखता। और अब मैं हर चीज देख रही थी। आरव कब घर से निकलता है, किस समय लौटता है, किसके फोन आने पर कमरे से बाहर चला जाता है, किस नाम पर मुस्कुराता है, किस सवाल पर नाराज हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि प्यार भरोसे पर चलता है। अब मुझे समझ आ रहा था कि भरोसा भी सबूत मांगता है, और मेरे पास सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं। एक शनिवार की सुबह आरव ने कहा कि उसे ऑफिस जाना है। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से उसके जरूरी ऑफिस के काम बढ़ते जा रहे थे। मैंने हमेशा की तरह सिर हिलाया। वह चला गया। करीब 1 घंटे बाद मेरा फोन बजा। माँ का कॉल था। मैंने उठाया। उन्होंने सामान्य बातें की, फिर अचानक बोली, रिया आज अपनी दोस्त के घर गई है। मैं कुछ सेकंड चुप रही। मैंने उनसे यह पूछा ही नहीं था। फिर उन्होंने खुद ही बात बदल दी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में अटक गए। रिया अपनी दोस्त के घर गई है। माँ ने यह बात बिना वजह क्यों कही? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद सिर्फ आरव और रिया ही नहीं, कोई और भी इस कहानी का हिस्सा है। शाम को जब आरव वापस आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मैंने पूछा, दिन कैसा रहा? वह मुस्कुराया, अच्छा था, बस इतना, और सीधे नहाने चला गया। उस रात जब वह सो गया, मैं काफी देर तक जागती रही। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई सच्चाई मेरे सामने खड़ी हो और मैं उसे साफ देख पा रही हूँ। कुछ दिन बाद मुझे मौका मिला। आरव जल्दी घर से निकला था, अपना टैबलेट घर पर छोड़ गया। मैंने कभी उसकी चीजें नहीं खंगाली थी। आज भी मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका और उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मिस यू। भेजने वाले का नाम सेव नहीं था, सिर्फ एक नंबर। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, फिर दोबारा खोली, फिर बंद कर दी। कुछ मिनट तक मैं सिर्फ उसे देखती रही। फिर मैंने नंबर अपनी डायरी में लिख लिया, बस इतना। मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती थी, अभी नहीं। उस शाम मैंने वही नंबर अपने फोन में सेव किया, व्हाट्सएप खोला, और जो फोटो सामने आई उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। रिया, मेरी छोटी बहन। मैं कई मिनट तक स्क्रीन देखती रही। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ, शायद यह पुरानी फोटो हो, शायद कोई गलत फहमी हो, शायद। लेकिन इंसान कितने शायद गिन सकता है? सच आखिर सच ही रहता है। उस रात मैं बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार रोई। जोर से नहीं, चुपचाप, ताकि कोई सुन न सके। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द धोखे का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि जिसने धोखा दिया उस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैंने आईने में खुद को देखा।
मेरी आंखें लाल थी, लेकिन उसी पल मैंने एक फैसला किया, मैं कोई लड़ाई नहीं करूंगी, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सच जानूंगी, पूरा सच। और जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता, मैं किसी को यह नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या पता है। अगले कुछ हफ्तों में मेरी डायरी भरने लगी, तारीखें, समय, मैसेज, झूठ, बहाने, हर चीज। धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी और वह तस्वीर पहले से भी ज्यादा बदसूरत थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ आरव और रिया पर शक नहीं था, अब मुझे मेरी अपनी माँ पर भी शक होने लगा था। कई बार ऐसा हुआ कि आरव ने कहा वह ऑफिस में है, लेकिन उसी समय माँ का फोन आया और उन्होंने अजीब तरीके से उसकी तरफदारी की। कई बार रिया गायब रही और माँ पहले से उसका बहाना तैयार रखती थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो, जैसे भी सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि इस सब का हिस्सा हो। एक शाम मैं अपनी माँ के घर गई, दरवाजा खुला था, घर खाली लग रहा था। मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर वाले कमरे में हंसी सुनाई दी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और फिर अचानक रुक गई। वह मेरी माँ की आवाज थी। वह किसी से कह रही थी, बस थोड़ा और इंतजार करो, जब सब ठीक हो जाएगा तब किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरी आवाज आई, रिया की और नेहा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर माँ की आवाज, धीमी, ठंडी, पूरी तरह साफ, नेहा संभल जाएगी। वह हमेशा संभल जाती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही। उन्होंने मेरा नाम ऐसे लिया था जैसे मैं कोई इंसान नहीं, जैसे मैं कोई समस्या हूँ जिसे बाद में संभाल लिया जाएगा। उस दिन मैं बिना किसी को बताए वापस घर आ गई और उसी रात मैंने अपनी डायरी में एक नया वाक्य लिखा। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, यह कहानी पूरे परिवार की है। मुझे अभी भी पता नहीं था कि वे लोग क्या योजना बना रहे थे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अकेली थी और दूसरी तरफ 3 लोग, मेरा पति, मेरी बहन और मेरी माँ। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी, मैं अब वह लड़की नहीं थी जो सच सुनकर टूट जाती। मैं इंतजार कर रही थी और बहुत जल्द मुझे वह सबूत मिलने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। उसी रात मैं लगभग बिल्कुल नहीं सोई। मैं बार बार अपनी डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ती रही। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, यह कहानी पूरे परिवार की है। कभी कभी सच सामने आने से पहले ही इंसान उसे महसूस करने लगता है, जैसे कोई तूफान आने से पहले हवा बदल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब सिर्फ यह नहीं जानना चाहती थी कि आरव और रिया के बीच क्या चल रहा है, मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी माँ इसमें शामिल क्यों है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपनी बेटी का घर टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। फिर भी माँ शांत थी, बहुत ज्यादा शांत, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। अगले हफ्ते रविवार था। माँ ने पूरे परिवार को दोपहर के खाने पर बुलाया। यह भी अजीब था। पिछले कई महीनों से वह परिवार को एक साथ बुलाने से बच रही थी, लेकिन अचानक सबको बुलाना मुझे अच्छा संकेत नहीं लगा। मैं समय पर पहुंच गई। रिया पहले से वहां थी, आरव भी। दोनों अलग अलग बैठे थे, लेकिन अब मैं उनके बीच की खामोशी भी पढ़ना सीख चुकी थी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं छिपते, वे नजरों से पकड़े जाते हैं। खाने के दौरान मैंने कुछ खास नहीं कहा, मैं सिर्फ देखती रही, सुनती रही, और तभी मुझे एक छोटी सी बात दिखाई दी। रिया की उंगली में एक अंगूठी थी, बहुत साधारण लेकिन नई, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने पूछा, नई है? रिया ने तुरंत हाथ मेज के नीचे कर लिया। हाँ, बस ऐसे ही। लोग अक्सर सबसे बड़े झूठ इन्हीं 3 शब्दों में बोलते हैं। कुछ देर बाद रिया पानी लेने के लिए रसोई में गई। उसका फोन मेज पर ही रह गया। स्क्रीन चमकी, एक संदेश आया और इस बार किस्मत मेरी तरफ थी। फोन मेरी तरफ था, स्क्रीन मेरी तरफ थी, और संदेश पढ़ने के लिए मुझे फोन छूने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ 3 शब्द, सब ठीक हो जाएगा। भेजने वाले का नाम आरव। मैंने सिर उठाया। आरव सामने बैठा था। उसने भी संदेश देख लिया था और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर देखा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन मैंने देखा, उस पल उसे समझ आ गया था कि शायद कुछ छिपा नहीं रह गया है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। हम दोनों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन खेल बदल चुका था। उस शाम जब मैं घर लौटी तो मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। डर कम हो गया था, क्योंकि अब मैं कल्पना नहीं कर रही थी। अब मेरे पास सच के टुकड़े थे और टुकड़े जुड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा, और वह पूरी तरह संयोग था। ऑफिस में मेरा दिन बहुत व्यस्त था। शाम को मैं घर लौटी तो देखा कि आरव अपना लैपटॉप डाइनिंग टेबल पर छोड़ गया था। वह जल्दी में कहीं गया था,
लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन लॉक नहीं थी। मैं वहां से गुजर रही थी और तभी एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। मैं रुक गई। विषय पंक्ति पढ़ते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वेन्यू बुकिंग कंफर्मेशन। मैंने ईमेल खोला और फिर कुछ सेकंड तक सांस लेना भूल गई। यह किसी शादी के वेन्यू की बुकिंग थी। 2 नाम लिखे थे, आरव मेहता, रिया शर्मा। मैंने पूरा ईमेल पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। तीसरी बार मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा कुछ और था, गुस्सा। क्योंकि अब यह सिर्फ अफेयर नहीं था, यह योजना थी, लंबे समय से चल रही योजना। वे सिर्फ मेरे पीछे नहीं मिल रहे थे, वे भविष्य की तैयारी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ईमेल की एक पुरानी बातचीत भी जुड़ी हुई थी। मैंने उसे खोला और वही मुझे वह चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक संदेश मेरी माँ का भेजा गया लगभग 8 महीने पहले। उसमें लिखा था, थोड़ा और इंतजार करो, नेहा को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, जब सही समय आएगा सब आसान हो जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गई, कमरा घूरता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने वह संदेश 5 बार पढ़ा, शायद 10 बार, क्योंकि मेरा दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ, मेरी अपनी माँ, सिर्फ जानती नहीं थी, वह इस पूरी योजना का हिस्सा थी। उस पल मुझे समझ आया कि उस दिन सीढ़ियों पर सुनी हुई बात का क्या मतलब था। नेहा संभल जाएगी, हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मुझे क्या खोना है और किसे क्या मिलना है। लेकिन उसी ईमेल में एक और जानकारी थी, एक तारीख, एक जगह और एक आयोजन। सगाई समारोह है 3 महीने बाद, मेरी छोटी बहन और मेरे पति की सगाई। और ऐसा लग रहा था कि पूरे परिवार को इसकी जानकारी थी, सिवाय मेरे। मैंने लैपटॉप बंद किया, कमरे में पूरी खामोशी थी। फिर मैं उठी, रसोई में गई, अपने लिए एक कप चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। अगर यह सब कुछ 1 साल पहले हुआ होता तो शायद मैं टूट जाती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास सच्चाई थी और सच्चाई बहुत ताकत देती है। मैंने अपनी डायरी खोली, एक नया पन्ना खोला और लिखा, आज मुझे पता चला कि वे क्या छिपा रहे हैं। और फिर मैंने एक पंक्ति लिखी, अब उन्हें यह नहीं पता कि मुझे सब पता चल चुका है। यह मेरा फायदा था। उन्हें लगता था कि मैं अंधेरे में हूँ, उन्हें लगता था कि वे कहानी लिख रहे हैं, लेकिन पहली बार कलम मेरे हाथ में थी और मैंने फैसला कर लिया था, मैं उसकी सगाई रोकूंगी नहीं, मैं किसी को चेतावनी नहीं दूंगी, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं उन्हें उनकी योजना पूरी करने दूंगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब लड़ाई नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब सही समय का इंतजार करना होता है। और मैं इंतजार करने वाली थी सिर्फ 3 महीने। फिर वह दिन आएगा जब पूरे हॉल के सामने सच्चाई खुलेगी और उस दिन किसी और को मेरी तरफ से एक शब्द सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रात के बाद मैंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, न आरव से, न रिया से, न माँ से। और यही बात मेरे पक्ष में सबसे बड़ी बात बन गई, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनका राज सुरक्षित है, तब वे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने वही किया जो मैं हमेशा करती थी। मैं काम पर जाती, घर लौटती, सामान्य व्यवहार करती और चुपचाप सब कुछ नोट करती रहती। आरव अब पहले से भी ज्यादा निश्चिंत दिखाई देता था। उसे लगता था कि योजना सफल हो रही है। रिया भी पहले की तरह मुझसे बात करती थी। कभी कभी तो वह मेरे साथ बैठकर चाय भी पीती। और हर बार जब मैं उसे देखती, मेरे मन में एक ही सवाल उठता, क्या उसे कभी अपराध बोध नहीं होता? क्या उसे कभी याद नहीं आता कि बचपन में वह मेरे कमरे में सोती थी, कि जब वह स्कूल में उसे कोई रुलाता था तो मैं उसके लिए लड़ती थी। लेकिन फिर मुझे समझ आने लगा, कुछ लोग रिश्तों को यादों से नहीं मापते, वे उन्हें फायदे से मापते हैं। और जब फायदा बदल जाता है तो रिश्ता भी बदल जाता है। एक शाम मैं ऑफिस में देर तक रुकी हुई थी। लगभग सभी लोग जा चुके थे। मैं अपनी फाइलें समेट रही थी कि तभी मेरी सहकर्मी और दोस्त पूजा मेरे कैबिन में आई। वह कई सालों से मुझे जानती थी, इतना कि मेरे चेहरे की खामोशी भी पढ़ लेती थी। उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। क्या बात है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस हंसी। नेहा, यह झूठ किसी और को बोलना। मैं कुछ देर चुप रही, फिर पहली बार मैंने किसी को पूरी कहानी बताई। सब कुछ, रिया, आरव, माँ, ईमेल, सगाई, सब कुछ। पूजा बिना टोके सुनती रही। जब मैं खत्म हुई तो उसने केवल एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह सिर्फ प्यार की वजह से हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वह कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि कोई माँ अपनी बेटी का घर इसलिए तोड़ने में मदद करेगी क्योंकि छोटी बेटी प्यार में है। उसकी बात मेरे मन में बैठ गई, क्योंकि यही सवाल मैं खुद से भी पूछ रही थी। कुछ न कुछ और था,
कुछ ऐसा जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था, और अगले ही सप्ताह मुझे उसका जवाब मिल गया। वह दिन सामान्य था। मैं बैंक में एक जरूरी काम से गई थी। मुझे अपने खाते से जुड़ा एक दस्तावेज चाहिए था। वहाँ मेरी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई, मिस्टर कपूर। वह कई सालों से उसी शाखा में काम करते थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर नमस्ते की, फिर अचानक बोले, आपकी माँ कैसी है? मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सिर हिलाया, फिर अनजाने में एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरा दिल रोक दिया। अच्छा है कि आपकी संपत्ति वाला मामला अब लगभग पूरा हो गया होगा। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। कौन सा मामला? अब उनकी बारी थी चौंकने की। ओह, उन्होंने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, संपत्ति। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, शायद, लेकिन उनके चेहरे ने बता दिया था कि कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं बैंक से बाहर निकली, कार में बैठी और लगभग 10 मिनट तक वही बैठी रही। मुझे अचानक बहुत सी बातें याद आने लगी। माँ का व्यवहार, आरव का अचानक बदल जाना, रिया का आत्मविश्वास, सगाई की जल्दबाजी, सब कुछ। क्या यह सिर्फ रिश्ते की बात थी? क्या यह सिर्फ रिश्ते की बात नहीं थी? क्या इसके पीछे पैसे भी थे? उस शाम मैं सीधे घर नहीं गई। मैं अपने पुराने दस्तावेजों को देखने लगी। बीमा कागजात, पुराने निवेश, पापा द्वारा छोड़ी गई कुछ संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड, और तभी मुझे एक ऐसी फाइल मिली जिसे मैंने बरसों से नहीं खोला था। मेरे नाना की संपत्ति से जुड़ी फाइल। मैंने उसे खोला, पन्ने पलटे, और अचानक मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। मेरा नाम और उसके सामने एक नोट, जिसके अनुसार नाना ने अपनी कुछ संपत्ति मेरे नाम छोड़ी थी, लेकिन उस पर अंतिम अधिकार मुझे 33 वर्ष की उम्र में मिलने वाला था। मैं इस बारे में लगभग भूल चुकी थी, क्योंकि कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था। मेरी उम्र 32 थी। अगले साल मैं 33 की होने वाली थी, और उसी समय अचानक मेरी शादी टूट रही थी। रिया और आरव की सगाई हो रही थी। माँ उनका साथ दे रही थी। यह सब बहुत ज्यादा संयोग था। मैंने उसी रात एक वकील से मिलने का समय लिया। 2 दिन बाद मैं उनके ऑफिस में बैठी थी। उन्होंने दस्तावेज देखे, कई सवाल पूछे, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, नेहा जी, अगर ये रिकॉर्ड सही है तो अगले साल आपके नाम काफी बड़ी संपत्ति ट्रांसफर होने वाली है। मैंने गहरी सांस ली, और पहली बार मुझे लगा कि मैं तस्वीर का असली हिस्सा देख रही हूँ। शायद यह कभी सिर्फ प्यार की कहानी थी ही नहीं, शायद यह शुरुआत से ही लालच की कहानी थी। और अगर मैं सही थी तो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा पति सिर्फ मेरा घर नहीं लेना चाहते थे, वे मेरे भविष्य पर भी कब्जा करना चाहते थे। मैं वकील के ऑफिस से बाहर निकली। आसमान में बादल थे, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। पहले मैं जवाब तलाश रही थी, अब मेरे पास दिशा थी। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस सगाई की तैयारी वे लोग कर रहे थे, वह शायद उनकी जीत का दिन नहीं होगा। वह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ सच नहीं जानती थी, मैं तैयार भी थी। वकील के ऑफिस से लौटते समय पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था, गुस्सा भी नहीं, बस एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे किसी ने धुंध हटाकर पूरा रास्ता दिखा दिया हो। पिछले कई महीनों से मैं अपने जीवन को टूटते हुए देख रही थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि यह सब अचानक नहीं हुआ था, यह एक योजना थी, धीरे धीरे बनाई गई, धैर्य से, सावधानी से, और शायद बहुत पहले से। घर पहुंचकर मैंने अपने लैपटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया, नाम रखा सच। उस फोल्डर में मैंने अब तक के सारे स्क्रीनशॉट, ईमेल, तारीखें और नोट्स जमा करने शुरू कर दिए। मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अगर कभी सच साबित करने की जरूरत पड़ी तो मेरे पास सबूत होने चाहिए। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा, कम से कम ऊपर से। आरव पहले की तरह घर आता, रिया कभी कभी फोन करती, माँ परिवार की बातें करती, और मैं मुस्कुराती रहती। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर कदम पर नजर रख रही थी। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आरव नहाने गया था, उसका फोन डाइनिंग टेबल पर पड़ा था। अचानक फोन बजा, स्क्रीन पर एक नाम चमका, एडवोकेट मल्होत्रा। मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन कॉल कटने के बाद एक संदेश आया और वह लॉक स्क्रीन पर दिखाई दे गया। सिर्फ एक लाइन, ड्राफ्ट तैयार है, साइन अगले हफ्ते हो सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा ड्राफ्ट, किस बात के साइन? मैंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उस रात जब आरव सो गया
मेरे मन में वही संदेश घूमता रहा। अगले दिन मैंने अपने वकील को फोन किया। उन्होंने सलाह दी कि बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी का निजी डेटा एक्सेस न करूं, लेकिन यदि कोई दस्तावेज स्वयं मेरे सामने आए तो उसकी जानकारी नोट कर सकती हूं। मैंने बात समझ ली, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी और किस्मत शायद मेरी मदद करने वाली थी। 3 दिन बाद रविवार था। आरव ने कहा कि उसे बाहर जाना है। वह जल्दी में था, इतनी जल्दी में कि अपना एक फाइल कवर घर पर ही छोड़ गया। मैंने उसे छूने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब उसे उठाकर अलमारी में रखने लगी तो अंदर से कुछ कागज फर्श पर गिर गए थे। मैं झुककर उसे उठाने लगी और तभी मेरी नजर एक दस्तावेज पर पड़ी। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। मैं जम गई। कागज मेरे हाथ में था और उसमें जिन लोगों के नाम थे उन्हें देखकर मेरी सांस रुक गई। पहला नाम आरव मेहता, दूसरा नाम रिया शर्मा, तीसरा नाम मेरी माँ और नीचे जिस संपत्ति का उल्लेख था वह वही संपत्ति थी जो अगले साल मेरे नाम होने वाली थी। कुछ सेकंड तक मुझे लगा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ। फिर मैंने पढ़ा, फिर तीसरी बार, लेकिन शब्द वही थे। दस्तावेज का उद्देश्य यह था कि भविष्य में संपत्ति के प्रबंधन को लेकर पहले से व्यवस्था की जाए। सब कुछ कानूनी भाषा में लिखा था, लेकिन एक बात साफ थी, वे लोग पहले से योजना बना रहे थे, ऐसी योजना जिसमें मैं मौजूद ही नहीं थी, या सिर्फ नाम के लिए। मैंने जल्दी से जरूरी जानकारी अपनी डायरी में नोट कर ली, कागज वापस उसी क्रम में रख दिए और फाइल वहीं रख दी। उस शाम जब आरव लौटा, उसने फाइल उठाई और बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं वह दस्तावेज देख चुकी हूँ, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 2 दिन बाद मेरे वकील का फोन आया। उनकी आवाज सामान्य से अधिक गंभीर थी। नेहा जी, मुझे लगता है आपको तुरंत आना चाहिए। मैं उसी दिन उनके ऑफिस गई। उन्होंने मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड रखे, फिर बोले, हमने सार्वजनिक रजिस्ट्रियों में कुछ जानकारी खोजी है। मैंने कागज उठाया और पहली लाइन पढ़ते ही मेरा सिर घूम गया। लगभग 8 महीने पहले एक नई कंपनी रजिस्टर हुई थी। कंपनी के निदेशकों के नाम थे आरव मेहता, रिया शर्मा और मेरी माँ। मैं कुछ नहीं बोली, बस पढ़ती रही। फिर अगले पन्ने पर पहुंची। कंपनी का उद्देश्य रियल एस्टेट निवेश, संपत्ति प्रबंधन, भूमि विकास। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब तस्वीर पूरी हो रही थी। वे सिर्फ रिश्ता नहीं बना रहे थे, वे भविष्य की आर्थिक योजना भी बना रहे थे। और समय देखकर लगता है कि यह सब उसी समय शुरू हुआ था जब मेरी विरासत का मामला अंतिम चरण में पहुंचा था। मेरे वकील ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है यह संयोग है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी। सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को नहीं था कि मेरे जीवन की पूरी कहानी अभी बदल चुकी है। कुछ देर बाद वकील ने एक और फाइल मेरी तरफ बढ़ाई, शायद सबसे महत्वपूर्ण। मैंने उसे खोला। अंदर एक बैठक का रिकॉर्ड था, कानूनी रूप से उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेज, और उसमें एक वाक्य था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। भविष्य में उपलब्ध पारिवारिक संपत्ति के समेकित प्रबंधन की तैयारी। पारिवारिक संपत्ति, उनकी नजर में वह संपत्ति पहले से उनकी थी, जबकि कानूनी रूप से वह मेरी थी। मैंने फाइल बंद कर दी। कुछ मिनट तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर मैंने पहली बार मुस्कुराया, सचमुच मुस्कुराई। वकील ने आश्चर्य से पूछा, आप ठीक हैं? मैंने धीरे से कहा, हाँ, अब हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था। और जब आपको सच पूरी तरह समझ आ जाता है तब डर कम होने लगता है। उन्होंने मुझे धोखा दिया था, लेकिन उन्होंने एक गलती भी की थी। उन्हें लगता था कि मैं कुछ नहीं जानती। उन्हें लगता था कि वे कहानी लिख रहे हैं। उन्हें लगता था कि सगाई के दिन तक सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन अब मेरे पास वह था जो उनके पास नहीं था, पूरा सच और सबूत, बहुत सारे सबूत। ऑफिस से निकलते समय मैंने अपने वकील से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर सही समय पर ये सारी बातें सामने आए तो क्या होगा? उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोले, सच देर से आए तो भी असर करता है। मैंने सिर हिलाया और बाहर आ गई, क्योंकि अब मैं जानती थी कि अगला अध्याय कैसा होगा।